हम लोगों ने जो कल था हम लोगों ने लिक्विड्स का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। लिक्विड्स के अंदर हम लोगों उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ जो थी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डायपोल मोमेंट, ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स सॉल्यूशंस, ठीक है। यानी कि लिक्विड्स के साथ अब सॉल्यूशंस बेसिकली क्या होता है कि जब भी टू कंपोनेंट्स को मिक्सअप किया जाता है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं। अगर तो वो होमोजेनाइज हो, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन है। अगर वो हेट्रोजेनस आए, आपको जो दो कंपोनेंट्स आपने मिक्सअप किए हैं वो अगर सेपरेट नजर आ रहे हैं, देन वी कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। अब सॉल्यूशंस आपके पास टू टाइप्स के होते हैं कि मिसिबल लिक्विड्स हैं, इमिसिबल होते हैं और पार्शली मिसिबल होते हैं, ठीक है। हम लोग जो डील करेंगे सिर्फ मिसिबल लिक्विड्स के साथ। मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं कि जिसके अंदर आपके दोनों लिक्विड, दोनों कंपोनेंट्स जो हैं, ठीक है, एट एनी क्वांटिटी, आप उनकी जो मर्जी क्वांटिटी ले लें, एक दूसरे के अंदर वो डिजोल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप जो कोई भी टू लिक्विड्स हैं, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी, एक की क्वांटिटी ज़्यादा ले रहे हैं दूसरे की, फॉर एग्जांपल आप एक वन ग्लास ऑफ वाटर है, उसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो विनेगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, सिरका, ठीक, 1 टीस्पून, तब भी वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे। अगर आप 1 ग्लास ऑफ विनेगर ले रहे हैं और उसके अंदर 1 टीस्पून वाटर ऐड कर रहे हैं, वो एक दूसरे के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, आप ज़्यादा कम ज़्यादा जितनी मर्जी क्वांटिटी ले लें, हर क्वांटिटी एट एनी प्रोपोर्शन दे विल मिक्स टुगेदर, ठीक है, आपस में मिक्स हो जाएंगे। उनको हम कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स के कोई भी क्वांटिटी ले लें, उन्होंने आपस में मिक्सअप नहीं होना। उसकी बेस्ट एग्जांपल हमेशा ऑयल और वाटर की है। आप जो है पूरा ग्लास वाटर का लेके उसके अंदर 1 टेबल स्पून आप ऑयल डालेंगे, आपको एक सेपरेट लेयर नजर आएंगी, वो मिक्सअप नहीं होगा। या आप पूरी ऑयल का कंटेनर के अंदर आप वाटर ऐड कर दोगे, तो आप वाटर और ऑयल की लेयर्स आपको सेपरेट नजर आएंगी, वो किसी भी प्रोपोर्शन के ऊपर मिक्सअप नहीं होती, ठीक है। ऐसे सोल्यूशंस को हम कहते हैं इमिसिबल लिक्विड्स, ठीक है, जो मिक्सअप हो जाए हर प्रोपोर्शन के ऊपर, ठीक है, हम उनको कहते हैं मिसिबल लिक्विड्स, ठीक। एक होता है पार्शली मिसिबल। पार्शली मिसिबल टू सम एक्सटेंट, कुछ क्वांटिटी, उनकी क्वांटिटी होती है कि आपने इतनी क्वांटिटी अगर करेंगे मिक्स तो वो मिक्स हो जाएंगे। अगर उनकी क्वांटिटीज आपने चेंज कर दी तो वो जो है एक दूसरे के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक है, उनको हम कहते हैं पार्शली मिसिबल, ठीक। लेकिन अब हम जो हम डील करने लगे हैं वो मिसिबल लिक्विड्स के साथ है, ठीक है। टू हैव द सॉल्यूशंस ऑफ दिस कैटेगरी वी हैव टेक बोथ पोलर लिक्विड्स और बोथ नॉन पोलर वंस, ठीक है, ताकि लाइक डिजोल्व लाइक वाला फिनोमेना हो। आपने अगर दोनों लिक्विड्स हैं पोलर लेंगे, या अगर नॉन पोलर है तो दूसरा लिक्विड भी आपका नॉन पोलर होगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइक डिजोल्व लाइक का फिनोमेना होता है। पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में, ठीक है। व्हेन सच लिक्विड्स आर मिक्स दे फॉर्म ओनली वन फेज, होमोजेनाइज हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन बनता है। टाइप्स ऑफ कंप्लीटली मिसिबल अब सॉल्यूशन। अब मिसिबल सॉल्यूशन की टाइप्स क्या हैं? टू टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज आइडियल सॉल्यूशन एंड द सेकंड वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन को, कि आइडियल एक तो मिसिबल है और उसके बाद आगे फर्दर टाइप है इसकी आइडियल सॉल्यूशन की। In order to differentiate between ideal and non-ideal solution, some of the following criteria are taken into consideration. हमेशा ये कुछ 5 क्राइटेरियाज हैं, इनको हम कंसिडर करते हैं किसी भी सोल्यूशन को आइडियल या नॉन आइडियल कहने के लिए। अच्छा जी, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि इफ द फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन of the components after mixing are same, the as among the molecules of pure components then solution है ideal. For example, जो आपने जो दो liquids को mix up कर रहे थे, फर्स्ट लिक्विड की जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन थी और जो सेकेंड वाले की लिक्विड की थी, उनको मिक्स करने के बाद उनकी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन भी सेम रही है, चेंज नहीं आया, ठीक है, यानी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में कोई चेंज ना आए, तो फिर आप उसको कहते हैं जो प्योर कंपोनेंट्स में थी और जो आफ्टर सोल्यूशन, ठीक है, मिक्स करने के बाद अगर वो सेम रहेंगी तो उनको हम कहते हैं कि वो आइडियल है, फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकेंड वन, इफ द हीट ऑफ सोल्यूशन इज जीरो देन द सोल्यूशन इज आइडियल। आपको पता है जब भी दो कंपोनेंट्स को मिक्सअप किया जाता है तो हीट एनर्जी चेंज होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट ऑफ सोल्यूशन ना गेन हो रही है ना लॉस हो रहा है, ठीक है, तो अगर आपके पास हीट ऑफ सोल्यूशन जीरो है, सोल्यूशन को बनाने वक्त अगर हीट ऑफ सोल्यूशन जीरो है तो इट्स मीन कि वो आपका आइडियल सोल्यूशन था, ठीक है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में चेंज नहीं आया, हीट ऑफ सोल्यूशन जीरो है, ठीक। इफ देर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन देन द सोल्यूशन इज आइडियल। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल आपने टू कंपोनेंट्स लिए, एक आपका कंपोनेंट था आपने 100 ml लिया है और दूसरा आपने 20 ml लिया है, तो उन दोनों को ऐड करने से आपका सोल्यूशन 120 तक होना चाहिए, ठीक है। जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स थे उनको ऐड करने से उतना आ गया, एक 100 था एक 20, दोनों को ऐड किया यानी कि सोल्यूशन आपका 120। अगर आपका सोल्यूशन 150 का हो रहा है या आपका सोल्यूशन 90 का हो रहा है, यानी चेंज आ गया। अगर वॉल्यूम में चेंज आया
तो इसका मतलब है सोल्यूशन आइडियल नहीं है। अगर चेंज नहीं आता वॉल्यूम में तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन आपका आइडियल है, ठीक है। फोर्स ऑफ इंटरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, हीट ऑफ सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया, वॉल्यूम में कोई चेंज ना आए, ठीक। अच्छा जी, फोर्थ क्राइटेरिया, इफ द इक्वेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ये ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, ये पाई है, वॉल्यूम है, एन स्क्वायर आर टी, अगर ये ओबे करती है वो इक्वेशन, ठीक है, जो आपका जो सोल्यूशन अगर इस इक्वेशन को ओबे करता है कि पाई वी इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर टी, इसके ही इक्वल रहेगा, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे वो आपका आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये फिफ्थ पॉइंट ही है, ठीक है। बाकी सब पॉइंट्स भी इतने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर वो नहीं फॉलो करता तो उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, लेकिन ये फिफ्थ पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया, कि दो सोल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ, अगर तो वो राउल्ट्स लॉ सोल्यूशन ओबे कर रहा है एट ऑल कंसंट्रेशन, यानी कि आपने 0.1 ml की मोलैरिटी की कंसंट्रेशन ली है या आपने 1 मोलैरिटी की कंसंट्रेशन ली है, हर कंसंट्रेशन के ऊपर अगर वो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा at all concentrations and all temperatures, then they are called ideal solution। ये फिफ्थ वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा इसका बेस्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, टू चेक द सोल्यूशन आइदर इट इज वेदर अ सोल्यूशन इज आइडियल और नॉट, ठीक है। तो इसका मतलब है फिफ्थ पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ, तो हम राउल्ट्स लॉ को थोड़ा सा डिटेल से स्टडी करते हैं कि राउल्ट्स लॉ है क्या, ठीक है। अच्छा जी, अब राउल्ट्स लॉ क्या है, इसको स्टडी करने से पहले हम ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक कुछ, कि आप जब भी वी नो दैट वेपर प्रेशर इज वन ऑफ द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर क्या है कि लिक्विड्स जो है हर टेम्परेचर के ऊपर इवेपोरेट हो रहा था। इवेपोरेट होने का क्या मतलब है कि लिक्विड जो है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। जब वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं तो एक प्रेशर, यानी कि जब भी एटम्स आइंस या मॉलिक्यूल जब भी कोलाइड करते हैं तो वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपका लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, अब वो जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, आइंस हैं, मॉलिक्यूल्स, वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। अच्छा जी, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वो कहते हैं कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है जब हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। सेम यही है कि क्योंकि आपने लिक्विड्स का अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उतने ज़्यादा वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, जितने ज़्यादा वेपर्स में कन्वर्ट होंगे उतना ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे और ऑब्वियसली वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक। व्हेन सॉल्यूट आर एडेड इनटू द सॉल्वेंट, ठीक है, जब भी सॉल्यूशन बनता है तो एक चीज़ सॉल्यूट होती है, एक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में आप लेते हैं लिक्विड उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में आप लेते हैं उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है। अब आपने सॉल्यूट को ऐड किया है सॉल्वेंट में, देन देयर वेपर प्रेशर आर लोड, यानी कि कम हो जाता है सॉल्वेंट का जो भी वेपर प्रेशर था, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसका 2 atm वेपर प्रेशर था, ठीक है। उसको अंदर आपने क्या किया, सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो उसका वेपर प्रेशर, सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं कम होता है, वो 1.8 हो जाए या 1.9, कुछ ना कुछ उसमें कमी ज़रूर आती है, ठीक है, जब भी आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड करते हैं। This lowering of vapor pressure is due to the presence of particles of solute on the surface of solution, क्योंकि अब solution की surface के ऊपर से पहले solvent था, solvent vapors के अंदर convert हो रहा था, अब क्या हुआ है उसके अंदर solute भी आ गया। अब solute थोड़ा सा solvent को कम जगह दे रहा है उसके molecules को vapors में convert होने के लिए, तो इस वजह से solvent का vapor pressure हो जाता है कम। अब राउल्ट्स लॉ क्या करता है, हैज गिवन द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, अब वो कितना कम होगा वेपर प्रेशर वो हमें राउल्ट्स लॉ बताता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन एंड द क्वांटिटीज ऑफ सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट, ठीक है जी। अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। अब हम सबसे पहले ये सपोज करना है कि राउल्ट्स लॉ व्हेन द सॉल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूट है जो कम क्वांटिटी में आप ले रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल भी है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी। नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि आयनाइज नहीं होगा, और नॉन वोलेटाइल यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, ठीक। अच्छा जी, लेट अस कंसिडर दैट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अभी जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करें पी नॉट से, ठीक है, और सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करें कैपिटल पी से, ठीक है। ये हो गया प्योर सॉल्वेंट का, ये आपके पास सोल्यूशन का। अब सपोज लेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट बी x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो आपने नंबर मोल फ्रैक्शन लिया हुआ है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का x2 हो गया, सॉल्यूट का x2 हो गया, सॉल्वेंट का x1, ठीक है। अच्छा जी, ये चीज़ उन्होंने मेंशन कर दी। अब आपके पास राउल्ट्स लॉ की फर्स्ट डेफिनेशन, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हमने कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट।
मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल था, x1 के। तो यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ये फर्स्ट डेफिनेशन है, ठीक है। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में कर रहे हैं, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इज इक्वल टू आता है, उसकी जगह एक और, ठीक है। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा है, इज इक्वल टू आया, साथ में ही आपके पास पी नॉट आ गया, जो कि क्या था, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आ गया, ठीक। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। उसके बाद आ जाता है, हमें ये पता है कि जितने भी आपके पास हों कंपोनेंट्स 1 2 3, उनका जो मोल फ्रैक्शन है, और जब भी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन आपके पास हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा होगा, उसके अंदर भी ये मोल फ्रैक्शन, और वहाँ पे मेंशन है कि जब भी सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस इज इक्वल टू यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे x1 और x2 यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, उनको ऐड करेंगे तो वो यूनिटी के इक्वल होगा। इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 को अगर हमने इधर ही रहने दिया है, x2 यहाँ पे ऐड हो रहा था, इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस x2, ठीक है। अभी x1 की वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपके पास ये p नॉट एज इट इज आ जाएगा, x1 की जगह ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 माइनस x2, ठीक है। अब ओपन करते हैं ब्रैकेट को, तो p नॉट को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, p नॉट को माइनस x2 से भी, तो ये p नॉट 1 से मल्टीप्लाई करने से एज इट इज आ गया, p नॉट को माइनस x2 से किया तो माइनस p नॉट x2, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन को अगेन हमने रीअरेंज किया है, ये साइड p है, और ये जो p नॉट यहाँ पे ऐड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज किया इक्वेशन को, तो ये आपके पास ये इक्वेशन आ गई यहाँ तक। उसके बाद ये हो गया सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, माइनस इसमें से हम क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यानी कि माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, तो ये डिफरेंस के लिए आप ये डेल्टा का साइन यूज करते हैं, ये डेल्टा पी हो जाएगा, और ये पी नॉट x2, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 से अब हम क्या कर रहे हैं, अगेन जैसे हमने पहले प्रोपोर्शनैलिटी के साइन अगर रिमूव किया था तो इज इक्वल टू पी नॉट आया था, अब यहाँ हम दोबारा इज इक्वल टू पी नॉट को रिमूव करते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, दोबारा से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। इसका मतलब ये है कि आपके पास डिफरेंस जो आ रहा है प्रेशर का, वेपर प्रेशर का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये था सिर्फ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन था आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन अब क्या हो गया है, ये आपने डिफरेंस ले लिया, डिफरेंस किसका इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। और इस डिफरेंस को क्या कहते हैं, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। जो वेपर प्रेशर के अंदर कमी आई है, ठीक है, तो वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, वो किस पे डिपेंड करेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। ये आपके पास अब सेकंड डेफिनेशन है, सो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन हो गई। अब इसको थोड़ा सा, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, अगर हम इसको रीअरेंज करें तो ये पी नॉट क्या हो रहा है, x2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड, तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। अब ये एक थर्ड इक्वेशन आ जाती है, डेल्टा पी ओवर पी नॉट को कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपके पास लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अब इस तरह से हो गया, तो इसको हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन नहीं है, ये इक्वल्स है, इक्वल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। तो ये आपके पास 3 डेफिनेशंस हैं। फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सेकंड डेफिनेशन, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन थी फर्स्ट 2 डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन में क्या है कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो इक्वल है, ठीक है, इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। ये आपकी 3 डेफिनेशंस है राउल्ट्स लॉ की, ठीक है। राउल्ट्स लॉ की अब इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड डेफिनेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ गिवन इन इक्वेशन नंबर 4, वी फील इट वुड बी अ बेटर दैट डेल्टा पी, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वो कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से बेहतर है कि आप उसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में हम स्टडी करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कि इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि डेल्टा पी ओवर पी नॉट ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, क्योंकि ये किसके प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक। और इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी व्हेन इक्विमोलर
proportions of different solutes are dissolved in same mass of the same solvent. अगर आपका solvent भी same है, solvent का mass भी same है, तो उसके अंदर अगर आप different solutes add करते जाओगे तब भी ये आपके पास इक्वी मोलिकुलर, यानी कि उसके अंदर मॉलिक्यूल सेम है लेकिन सॉल्यूट डिफरेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास कांस्टेंट क्वांटिटी ही आएगी, या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की आपको कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी अगर आप डिफरेंट सॉल्यूट्स भी इसमें ऐड करवाते हुए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं तो हमारे पास है अब राउल्ट्स लॉ, व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल। अभी जो हमने राउल्ट्स लॉ स्टडी किया था उसके अंदर हमने सॉल्यूट को कहा था कि वो नॉन वोलेटाइल, यानी एक कंपोनेंट वोलेटाइल था और दूसरा नॉन वोलेटाइल था। अब क्या अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल हैं तो राउल्ट्स लॉ आपके पास किस तरह से होता है कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस लेट अस हैव टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी, ठीक है, दोनों ही आपके वोलेटाइल हैं। अब इनके वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे प्योर स्टेट में, अगर ये प्योर स्टेट में तो इसके वेपर प्रेशर क्या हो जाएंगे पी नॉट ए और पी नॉट बी, ठीक है। पी नॉट हम किसके लिए यूज करते हैं जब हम प्योर की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास पी नॉट ए और पी नॉट बी, ये ए का हो गया, ये बी का। अब इनको आपने ये प्योर स्टेट, अब इनको मिक्सिंग कर लें, आफ्टर मिक्सिंग द वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स आर चेंज, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएंगे, दोनों में ही चेंज आएगा, लोअरिंग होगी, दोनों के वेपर प्रेशर्स में चेंज आता है जब आप इनको मिक्स करते हैं। सपोज द वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन स्टेट, अब सोल्यूशन स्टेट में क्या हो गया है पी ए और पी बी, ठीक है। तो द वेपर प्रेशर आर लोअर देन द पी नॉट ए और पी नॉट बी, वो कहते हैं ये जो पी ए और पी बी जब आपने सोल्यूशन में डाला है अब इनका वेपर प्रेशर कम है, किससे कम है जब ये प्योर स्टेट में इनका जो वेपर प्रेशर था, ठीक है जी। और अब इफ मोल फ्रैक्शन, अब इनके मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी से हमने रिप्रेजेंट किया है। अब राउल्ट्स लॉ दोनों कंपोनेंट्स के लिए जब आप यूज करोगे तो पी ए यानी ये हो गया सोल्यूशन का, ठीक है, तो इसमें क्या होगा पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। पी बी यानी कि पी बी का जो सोल्यूशन है उसके अंदर क्या है पी नॉट बी और ये एक्स बी, ठीक है। इस तरह से ये आपके पास हो जाएगा व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं कि अब हमने टोटल वेपर प्रेशर, ये तो हमने पी ए और पी बी का कैलकुलेट किया, अब हमें टोटल वेपर प्रेशर चाहिए सोल्यूशन का, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे सम ऑफ दीज वेपर प्रेशर्स, पी ए और पी बी को हमने ऐड कर दिया, टोटल वेपर प्रेशर हो गया पी ए और बी बी को, इनकी जो वैल्यूज थी वो हमने पुट कर दी, ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ तक आ गई, ठीक है। फिर उसके बाद इन ऑर्डर टू मेक दिस इक्वेशन 5 मोर यूजफुल लेट अस हैव ओनली वन मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, तो आपने वही वाला के टोटल मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी, वन के इक्वल है। सपोज हम अगर एक्स बी का क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स ए, ठीक है, क्योंकि एक्स यहाँ ऐड हो रहा है इस साइड जाएगा तो माइनस वन माइनस एक्स बी। अब इस एक्स बी की वैल्यू आपने पुट कर दी, एक्स बी की वैल्यू कहाँ आएगी इस जगह, ठीक है। तो ये पी नॉट बी वन माइनस एक्स ए, ठीक है, एक्स बी की जगह क्या आ जाएगा वन माइनस एक्स ए, ठीक है। आप इस इक्वेशन को ओपन करेंगे, पी नॉट बी को वन से मल्टीप्लाई किया तो सेम आ गया, प्लस माइनस माइनस पी नॉट बी को एक्स ए से, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। उसके बाद इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आप देखें पी नॉट बी एक्स ए पी नॉट ए एक्स ए, तो दोनों किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स ए के साथ, ये दोनों फैक्टर्स, ठीक है। तो इनको हमने कॉमन कर दिया ब्रैकेट में, एक्स ए को हमने कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 7 कि अगर आपने टोटल वेपर प्रेशर सोल्यूशन का कैलकुलेट करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 7 टेल्स अस दैट टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, ऑफ द सोल्यूशन डिपेंड किस पे करेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, ये प्योर कंपोनेंट्स के वेपर प्रेशर मेंशन किए हैं, और मोल फ्रैक्शन किसका है कंपोनेंट ए का, ठीक है, किसी एक का मोल फ्रैक्शन होगा और वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट्स के होंगे एट अ गिवन टेम्परेचर। द वैल्यूज ऑफ पी नॉट ए पी नॉट बी आर कांस्टेंट, ठीक है। कीप इट इन माइंड दैट व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ए चेंजेस देन दैट ऑफ बी ऑल्सो चेंजेस, अगर हम मोल फ्रैक्शन ए के चेंज करेंगे तो लाजमी बात है कि पी बी एक्स बी के भी मोल फ्रैक्शन जो है वो चेंज होंगे। इट मीन्स द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी कंट्रोल द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ पीटी, वो कहते हैं ये पी नॉट ए पी नॉट बी ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी, फिर टोटल वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है मोल फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन बेशक एक कंपोनेंट का हो या बी उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। ये हो गया हमारा यहाँ तक राउल्ट्स लॉ व्हेन बोथ कंपोनेंट्स आर
वोलेटाइल। उसके बाद आ जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी डिस्टिलेशन होती है सेपरेशन टेक्निक, ठीक है। अब आपने इनको सेपरेट करना है, अब तो हम किस तरह से इनको सेपरेट कर सकते हैं, तो डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू मिसेबल लिक्विड, दो मिसेबल लिक्विड्स को आपने सेपरेट करना है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के अंदर होमोजेनाइज मिक्सचर बना लिया है, ठीक है। तो हम उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि जो मर्जी वो सोल्यूशन में हो गए हैं, मिक्सअप हो गए हैं, लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो फिर भी डिफरेंट रहता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बेसिस के ऊपर हम उनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। दे आर डिस्टिल्ड रिपीटेडली, बार बार डिस्टिल करते हैं। जितनी ज़्यादा फ्रैक्शंस आप लेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, आपके पास प्योर सैंपल आता है, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ दोज पेयर्स ऑफ लिक्विड विच हैव मेड द आइडियल सोल्यूशन, आइडियल मिसिबल है और साथ में आइडियल सोल्यूशन है, ठीक है, उनकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने लगे हैं। रिमेंबर दैट इन द केस ऑफ आइडियल सोल्यूशन वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आइडियल सोल्यूशन में हमें हमारे पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन फॉर द प्लॉट ऑफ वेपर प्रेशर एंड कंपोजिशन, ठीक है। हम प्लॉट किसके दरमियान में करेंगे, वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के दरमियान में, ठीक है जी। ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, इन ऑर्डर टू हैव द आइडिया ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वी शुड प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन मोल फ्रैक्शन हम लेंगे या मोल परसेंटेज, ठीक है, और द टेम्परेचर। As the diagram shows that we get two curves rather than a straight line, हमारे पास स्ट्रेट लाइन आने की बजाय क्या आ रहा है, कर्व आ रहा है। एक अपर कर्व होगा, एक लोअर कर्व है। जो अपर कर्व है इज फॉर द वेपर्स ए कंपोनेंट्स के वेपर्स के लिए है, और जो लोअर कर्व है वो हमारे पास बी के लिए है, ठीक है। ए एंड बी, जो अपर कर्व है वो हमारे पास किसके आ रहा है, ए और बी का। जो लो कर्व है वो हमारे पास सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन के लिए, सोल्यूशन ऑफ ए एंड बी, ठीक हो गया। अब हम एक दफ़ा मैं आपको ये डायग्राम भी दिखा दूंगी। ये फिगर 8.3 में उन्होंने बताई है कंपोजिशन टेम्परेचर ग्राफ। यहाँ पर उन्होंने इसकी ली है कंपोजिशन, यानी कि ये मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पे हमने लिया है टेम्परेचर, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन किस तरह से ली है कि अगर आप यहाँ से मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो इस पॉइंट के ऊपर क्या है, एक्स ए की मोल फ्रैक्शन है 1, उस टाइम पे बी क्या है 0। ऐसा ऐसा क्या है, 1 जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है, 0.9 0.8, ठीक है, वो यहाँ तक आते 0 हो रहा है। और एक्स बी क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता जा रहा है, 0 0.1 0.2 0.3। ओवरऑल जो है मोल फ्रैक्शन, वो इन दोनों को ऐड करें तो ये 1 के इक्वल ही रहेगा। 1 प्लस 0 1, 0.9 प्लस 0.1 1, जो भी आपको ऐड करेंगे तो आपके पास 1 ही होगा आंसर, ठीक है। ये डिफरेंट उसकी कंपोजिशंस बता दें, यहाँ पे हमने ले लिया टेम्परेचर, ठीक है जी। उसके बाद सिंस ए इज मोर वोलेटाइल, हम ये सपोज करते हैं कि जो ए है वो मोर वोलेटाइल है, यानी कि जल्दी वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है एज कम्पेयर टू बी। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट ए इज लेस, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने ए को कहा है कि वो वोलेटाइल ज़्यादा है, तो उसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है ए का वो कम है, ठीक है। We get two curves due to the reason that the composition of solution and the composition of vapors are different from each other at any temperature. वो कहते हैं solution का वेपर प्रेशर, ठीक है, और वेपर्स का सॉल्यूशन, यानी कि जो लिक्विड लिखा हुआ है इसका वेपर प्रेशर, हम जिसकी कंपोजिशन है हमेशा अलग होती है, और ये जो वेपर्स की फॉर्म में है ना, इनकी कंपोजिशन हमेशा अलग होती है, ठीक है। इस वजह से हम लोगों ने ये दो कर्व्स आ रहे हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ टू लिक्विड्स ए एंड बी टू शो डिफरेंट कंपोजिशन इन लिक्विड्स एंड वेपर स्टेट हेल्प अस टू सेपरेट द टू लिक्विड्स। ये जो दोनों की कंपोजिशन अलग आ रही है ये हमें हेल्पफुल है, ठीक है, हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा डिटेल से हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अबव डायग्राम 8.3 द कर्व ए बी कौन सा है, ए और ये बी, ठीक है। कर्व ए बी शोज अ चेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट विद कंपोजिशन। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर देखें, ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, तो साथ साथ कंपोजिशन भी जो है वो चेंज होती जा रही है, ठीक है। सपोज दैट एट टेम्परेचर T1, वो कहते हैं टेम्परेचर T1 जब ये टेम्परेचर यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस पे वहाँ पर टेम्परेचर है ना, तो अगर टेम्परेचर इस जगह पे, इस टेम्परेचर के अंदर अगर आप देखें तो कंपोजिशन क्या होगी, तो कंपोजिशन आपके पास ये लिक्विड, ये सोल्यूशन की कंपोजिशन, आपने इसको लाइन को एक्सटेंड किया, ये आपके पास सोल्यूशन वाली लाइन है, ठीक है। तो सोल्यूशन की इस टाइम के पे कंपोजिशन क्या है, जिसको हम कहेंगे ये x1 से शो किया है, ये आपको कंपोजिशन उन्होंने शो की हुई है। आप इसकी वैल्यूज देखेंगे क्या है, 0.2 और 0.8 कुछ, ठीक है, इस तरह से ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये उन्होंने T1 की आपको बता दी कि T1
तो कोई टेम्परेचर हमने लिया, उसके ऊपर सोल्यूशन की जो कंपोजिशन थी वो आपके पास ये है, जिसके अंदर 17% ए था और बी कितने 83%। ठीक है, बी 0.8 है तो ऑब्वियसली ज़्यादा वो है, और ये सिर्फ आपके पास 17% है। ठीक है, सिंस ए इज मोर वोलेटाइल देन लिक्विड बी, ठीक है, वो कहते हैं ए जो है वो ज़्यादा वोलेटाइल है, तो अगर हम T1 के ऊपर, T1 ही जो टेम्परेचर है इसके अंदर हम वेपर स्टेट की जाके देखते हैं कि वेपर्स के अंदर क्या कंपोजिशन है, तो हम इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड किया, ये आपने ऐसे एक्सटेंड करते ये वेपर वाले कर्व पे आप आ गए। ठीक है, अब इसकी ठीक है, अब आपने ये वेपर वाला कर्व देख रहे हैं, तो T1 इसी टेम्परेचर को एक्सटेंड करते हुए या फर्स्ट, अब यहाँ पे कंपोजिशन देखें तो इसमें अब क्या है कि 0.6%, अब एक कंपोनेंट ज़्यादा है वेपर फेज के अंदर, ए कंपोनेंट ज़्यादा है और बी कंपोनेंट कम है, जबकि सोल्यूशन फेज के अंदर बी कंपोनेंट ज़्यादा था, बी ज़्यादा था और ए कम था, लेकिन वेपर फेज के अंदर ए ज़्यादा है और बी कम है। ठीक है, रीज़न क्या है, ए कंपोनेंट वेपर्स में क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ये ए जो आपका मोर वोलेटाइल है देन बी। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, वेपर एट द सर्फेस ऑफ दिस सोल्यूशन हैविंग कंपोजिशन x1 विल हैव ग्रेटर, वो कहते हैं सोल्यूशन के अंदर ग्रेटर जो है वो आपका बी कंपोनेंट है, ठीक है, देन ए, लेकिन वेपर स्टेट के अंदर जो है सेम टेम्परेचर के ऊपर ही, लेकिन वेपर्स में जब देखते हैं तो ए कंपोनेंट ज़्यादा है बी की निस्बत। ठीक है जी, ये उन्होंने आपको x1 और x2 के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। When this solution of composition x2 is boiled at temperature T2, अब हमने क्या किया, इसको हम हीट कर रहे हैं T2 टेम्परेचर, पहले हम T1 पे ले गए थे टेम्परेचर, अब हम लेके जा रहे हैं T2 के ऊपर टेम्परेचर को। ठीक है, तो T2 टेम्परेचर के ऊपर अब हम अगर देखते हैं कि T2 के ऊपर आपकी लिक्विड फेज में यानी सोल्यूशन वाले फेज, सोल्यूशन वाला कर्व यहाँ पे जाके इसको कट कर रहा है, तो सोल्यूशन फेज के अंदर भी वो कंपोजिशन है जो T1 वेपर्स में थी। ठीक है, अगर T2 को अगर हम एक्सटेंड करें वेपर्स वाली फेज में लेके जाएं तो उधर कंपोजिशन क्या हो गई है, वहां पे अगेन वेपर्स फेज के अंदर आपको ज्यादा हमेशा कंपोनेंट ए ही मिलेगा, यहाँ पे भी जैसे अब 0.9 पे चला गया है। ठीक है, अगर लिक्विड की कंपोजिशन T2 पे आके वेपर वाले के T1 के साथ अगर मैच की है तो, लेकिन वेपर वाला और मजीद आगे चला गया, उसके अंदर और कंपोनेंट ए ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि ए वोलेटाइल ज्यादा है इसलिए उसके ज्यादा वेपर्स बन रहे हैं। ठीक है जी, T2 then more vapors of the compound A are formed at temperature T2, the remaining liquid will be richer in B। ठीक है जी, उसके बाद उन्होंने पॉइंट Y के बारे में आपसे डिस्कस किया है। पॉइंट Y ये उन्होंने, यानी कि जब ये वाला जो आपका T2 के ऊपर ये जो Y, ये हो गई x1 कंपोजिशन, ये x2 कंपोजिशन, अब ये वाली कंपोजिशन हो गई है y। अब इसके अंदर वेपर्स के अंदर जो है ज्यादा a कंपोनेंट है तो पीछे, और b कंपोनेंट कितना है, सिर्फ 0.1%, यानी कि आप समझो सिर्फ 1% b है, तो इसका मतलब है बाकी b कहाँ था, वो सोल्यूशन के अंदर है। तो आप इस तरह से इस टेम्परेचर के ऊपर इसको जाके सेपरेट कर सकते हो, क्योंकि 0.9 यानी कि 90% जो है ए कंपोनेंट T2 टेम्परेचर के ऊपर 90% जो है वो वेपर स्टेट के अंदर चला गया है, वेपर्स में चला गया, और सिर्फ 10% जो था वो जो है वेपर्स में था। इसका मतलब है बाकी 90% जो बी कंपोनेंट है वो आपका लिक्विड के अंदर है। तो आप इस तरह से दोनों को आपने सेपरेट कर लिया T2 टेम्परेचर पे। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यही होता है कि हमने सेपरेट करना था। ठीक है, और जितनी ज़्यादा आप इसकी रीडिस्टिलेशन करवाते जाओगे आपके पास प्योर कंपोनेंट आ जाता है। ठीक है, ये उन्होंने सारा डिस्कस किया है। और यहाँ पे उन्होंने आपको प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो आपने जब भी डिस्टिलेशन लैब्स में करवाते हैं तो मैं आपको इसका सेटअप दिखाती हूँ कि ये होता है इस तरह से। ये आपका लिक्विड मिक्सचर जिसके अंदर आपके दो लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, ये ट्यूब है, फ्रैक्शनल कॉलम है। ठीक है, इसमें कॉलम में क्या है, ये अलग अलग सेपरेट होते जाते हैं अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, हम टेम्परेचर देते जाते हैं, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, जैसे जो ज़्यादा वोलेटाइल होता है वो यहाँ सेपरेट हो जाएगा, फिर ऊपर हो जाएगा, फिर इस तरह से ये सेपरेट होते जाते हैं। और ये कंडेंसर होता है, यहाँ से जब ये मूव करते हैं तो कूल डाउन होते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेपर्स में कन्वर्ट हुए हैं ना, वेपर से फिर आप इसको थोड़ा कूल डाउन करते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे लिक्विड जो है
जो ज़्यादा वोलेटाइल लिक्विड होता है वो सबसे पहले सेपरेट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक लिक्विड आ गया और यहाँ पे दूसरा वाला लिक्विड यहीं पे रहे, तो आप इस तरह से इनको सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉलम्स है ना, ये वाली कॉलम, ये डिफरेंट तरह की होती हैं, इससे कोई ऐसा नहीं है, ये उन्होंने अगर इस तरह की भी होती हैं, इस तरह से भी, ठीक है। तो इस तरह की कॉलम्स आप ये यूज़ करते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, ठीक है, यूज़ होती हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक। बस आज का लेक्चर में हाँ से हम यहीं तक रखते हैं, आइडियल सोल्यूशन, राउल्ट्स लॉ और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है जी। अब आप लोगों के मैं क्वेश्चन आंसर्स